next topic is the work done in a moving charge. We are going to explain work and electrostatic energy of a charge distribution. देखिए दो तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक में। पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कि उसमें किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्जेस जो हैं वो कुछ ज्यादा बड़े बड़े डिस्टेंसेस पर अरेंज्ड है, उनके अपने साइज से डिस्टेंसेस ज्यादा बड़े हैं। और दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो पहला टॉपिक है वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखिए बच्चों, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, दैट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है हमारे पास अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे फिक्स्ड है और एक दूसरा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, इसको हम मूव करके इसके पास लेके आना चाहते हैं, मान लो पॉइंट पी पे लेके आना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे हम इसके पास आते चले जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड वेरी करता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को, ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में which is internal force मतलब electrostatic force, and this force depends upon the distance between two charges। और जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इसके इक्वल एंड ऑपोजिट लगानी है। हमें सिर्फ उतनी फोर्स लगानी होती है चार्ज को मूव करने में कि वो इस इंटरनल फोर्स को ओवरकम कर ले, बस, उससे ज्यादा नहीं लगानी फोर्स। उससे ज्यादा लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट करेगा चार्ज। ठीक है, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0 एंड वी स्लोली मूव दिस चार्ज टुवर्ड्स पॉइंट पी। तो जब हम ऐसा करते हैं वी नीड टू डू सम वर्क। तो पहले हम स्मॉल वर्क लिखते हैं dw एक्सटर्नल विच इज f एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। ठीक है, दिस इज द स्मॉल एलिमेंट्री वर्क। फिर हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको माइनस ऑफ f इंटरनल पुट कर सकते हैं डॉट dr। तो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट्री वर्क टू मूव द चार्ज बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे क्योंकि एंगल भी इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं बट फाइनली जो वर्क होगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। अब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनस एफ ऑफ इंटरनल है दैट इज माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर। देखिए जो इंटरनल फोर्स लगेगी इस चार्ज पे वो कितनी लगेगी, वो लगेगी क्यू नॉट ई वेक्टर। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया dr। तो दिस इज द स्मॉल एलिमेंट्री वर्क। अब अगर आपको टोटल वर्क लिखना है तो हम इसी को इंटीग्रेट करते हैं। टोटल वर्क टू मूव ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट ए टू एनी अदर पॉइंट बी, दिस इज विल बी द इंटीग्रेशन। तो माइनस क्यू नॉट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा e डॉट dr फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पॉइंट तक हमें इसको लेके जाना है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क। अब अगर हम इस क्यू नॉट को इस तरफ ले जाएं, W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज माइनस E डॉट dr from A to B, and this thing is also called potential difference between points A and B। तो इसको लिखा जाता है VB minus VA is equal to minus A dot B E dot dr। तो दिस इज ऑल्सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये उसमें रिलेशन भी है, बट द मेन थिंग इज द वर्क डन डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्क डन फाइनल पोटेंशियल B कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल A कितना होगा, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज वर्क डन। अब अगर आप वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं in terms of potential difference, we can write
एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब फिर से बता रहा हूं, मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है, यहाँ पे कोई A पॉइंट है, यहाँ पे कोई B पॉइंट है। हम किसी दूसरे चार्ज को Q नॉट को यहाँ से मूव करके किसी भी पाथ के थ्रू B से A तक लेके गए, तो हमें जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क, दैट विल बी गिवन बाय Q नॉट इंटू फाइनल पोटेंशियल, मतलब A पे कितना पोटेंशियल है माइनस B पे कितना पोटेंशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल वर्क लिख सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस A और B पॉइंट पे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, तो मुझे पता है कि जो VA है, देखो VA मतलब A पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R1। ऐसे ही जो VB होगा, B पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज Q डिवाइड बाय डिस्टेंस R2। इन दोनों को ऊपर आप पुट कर दें अगर, तो एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ कैपिटल Q, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R। तो यू कैन सी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, अब ये तो वर्क डन की बात होगी कि हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है, बट इस वर्क डन से देयर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in a charge distribution। पहले मैं दो चार्जेस की बात करूंगा, कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा, फिर हम प्रॉपरली इस डेरिवेशन को करेंगे। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है और हम मान लें इन्फिनिटी से किसी दूसरी चार्ज Q2 को मूव करवा के यहाँ तक ले आए, यहाँ पे दो चार्जेस आ गए, उनकी सेपरेशन R है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी से आया दूसरा चार्ज, कहीं से भी आ सकता है। तो उस केस में इस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड रहेगी U, पोटेंशियल एनर्जी U। ठीक है, वो जो एनर्जी है वो क्यों है स्टोर्ड, हम कैसे पता है कि स्टोर्ड है? देखो, जैसे ही आप इन दोनों चार्जेस को यहाँ से रिलीज करोगे, छोड़ दोगे इनको, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में ऐसे भाग जाएंगे। मतलब वो जो एनर्जी स्टोर्ड थी इस दोनों चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? किसी और एनर्जी से आई होगी। वो जो कोई और एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इंटरेक्शन एनर्जी बोला जाता है। तो अगर इस तरह के चार्जेस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, उन सबके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है? देखो, इस Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आने में जितना हमें वर्क करना पड़ा है, उस वर्क के बराबर होगी ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना हम काम करते हैं किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेपरेशन R। इन्फिनिटी से लेके Q2 को मूव करने में इतना काम करना पड़ा हमें। ठीक है, उस एक्सटर्नल वर्क के बराबर है। और ये अभी देखो मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था थोड़ी देर पहले कि दिस विल बी Q2 टाइम्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो Q2 तो वैसे ही रहेगा, फाइनल मतलब R सेपरेशन पे इस चार्ज का कितना पोटेंशियल है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R। इतना पोटेंशियल है फाइनल। और इनिशियल कितना? इनिशियली तो ये इन्फिनिटी पे था ना, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि जब हम बहुत दूर होते हैं इस Q1 चार्ज से तो वहां पे फोर्स भी नहीं लग रही होती इन्फिनिटी पे, और पोटेंशियल भी 0 होता है, तो ये VI 0 है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डू फॉर ए पेयर ऑफ चार्जेस, ये इस तरह से हमें एक्सप्लेन करना है।
पेयर ऑफ चार्जेस के लिए if we move another charge q2 in the vicinity of charge q1, we have to perform some external work. That external work is stored in the form of potential energy of these two charges. सिंगल चार्ज अगर पड़ा होगा कहीं पे, आइसोलेटेड सिंगल चार्ज, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वो अकेला ही पड़ा हुआ है, उस पर किसी और चार्ज की कोई फोर्स नहीं लग रही, तो वहां पे फिर वो मूव भी नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो अभी के लिए यहाँ एक नोट लिखेंगे पहले, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। एक अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती, वो जीरो होती है। तो जब हमारे पास मोर देन वन चार्जेस होते हैं तो उनमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब इस फॉर्मूले को आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऐसे भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, सेपरेशन आर है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर देना है, चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है, माइनस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दिस इज नॉट 1, दिस इज नॉट 2। तो पेयर ऑफ चार्जेस के लिए ऐसा है। बट अगर हमारे पास n चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में हमें इस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n चार्जेस, a system of n charges. तो let us write electrostatic potential energy due to a system of n charges. चलिए, तो बच्चों अब n चार्जेस के लिए भी कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले हम किसी पॉइंट A पे अगर एक चार्ज Q1 लेके आएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी, A पे लेके आना चाहते हैं, तो वी डोंट नीड टू डू एनी वर्क। हमें इस Q1 चार्ज को जब इन्फिनिटी से A तक लेके आना है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। रीजन ये है कि A पॉइंट पर पहले से कोई चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पड़ी हुई। तो सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को यहाँ तक लेके आए, उसमें हमने देखा कितना वर्क करना पड़ेगा, W1 दैट विल बी 0। ठीक है, तो वी विल असेंबल ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n चार्जेस। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसमें n चार्जेस होंगे। तो पहले हम 3 चार्जेस के लिए करेंगे और फिर हम उसको n के लिए लिख देंगे। तो लेट अस सी कि कितना वर्क हमें इस चीज में कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बहुत आसान है, देखिए, द वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क लिखेंगे यहाँ पे, या एक्सटर्नल वर्क है, द एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to bring Q1 from infinity to point A. W1 will be equal to Q1 into final potential minus initial potential. This is the formula. फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे 0 है क्योंकि वहां पहले से कोई भी चार्ज नहीं पड़ा हुआ, 0 है। इनिशियली हम इन्फिनिटी पे थे, वहां पर भी कोई चार्ज नहीं था, कोई फोर्स नहीं थी, वो भी 0 थी। तो दिस देयरफॉर द फर्स्ट वर्क टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम एनी point to this point A, from infinity to this point A will be 0. This is equation number 1. Now let us consider another charge Q2 और उसको ना अब हम B पॉइंट पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हम इन्फिनिटी से उठाएंगे और इसको वर्क डन कैलकुलेट करेंगे टू टेक इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। और A और B की सेपरेशन है हमारे पास R12। ठीक है, तो जब हम अब Q2 को यहाँ पे लेके आएंगे ना, हमें अब वर्क करना पड़ेगा क्योंकि A पे ऑलरेडी Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, उसका पोटेंशियल यहाँ सारी तरफ है, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और हमें वर्क करना पड़ेगा। तो लेट अस राइट द वर्क required to move Q2 from infinity to point A। ठीक है, सॉरी A पे थोड़ी B पे जाना है, to point B which is at separation R12। ठीक है, वो वर्क कितना होगा, बहुत आसान है, W2 will be is equal to, जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं वो चार्ज लिखा जाता है इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो अब यहाँ फाइनल पोटेंशियल B पॉइंट पे मतलब पोटेंशियल एट B, और पोटेंशियल एट B यू नो दैट कि इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B पे Q1 का पोटेंशियल होगा ना, तो वो होगा Q1 डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस R12।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो दिस इज द वर्क डन टू मूव Q2 चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी. नाउ लेट अस कंसिडर अनदर चार्ज Q3. दिस इज ऑल्सो एट इन्फिनिटी. इसको हम C पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है. तो हम इसको इन्फिनिटी से C पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं लाइक दिस. तो C पॉइंट की सेपरेशन A पॉइंट से R13 है और C पॉइंट की सेपरेशन B पॉइंट से, जहां पे अभी हमारा Q2 पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहां पे, वहां से सेपरेशन इसकी मान लेते हैं R23. तो ये हमारे हाथों में है जो हम लेटर्स कंसिडर कर रहे हैं. जस्ट उसको सिमेट्रिकली लिखने के लिए फॉर्मूले को मैं ऐसे नोटेशंस ले रहा हूं. So now if we bring another charge Q3 from infinity to point C, then work required. हाँ जी, सिंपल सी बात है. W3 इज इक्वल टू जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, दैट इज Q3 इनटू फाइनल पोटेंशियल एट C. अब C पे जो पोटेंशियल होगा वो दो चार्जेस की वजह से होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे दो चार्जेस पड़े हुए हैं. तो C पे पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2. जो भी होगा अभी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ये C पे फाइनल पोटेंशियल है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल. इनिशियल तो ये इन्फिनिटी पे ही था, तो वहां पोटेंशियल जीरो था, तो वो मैं नहीं लिख रहा. अभी फॉर्मूला बार बार नहीं मैं लिख रहा, अभी आपको समझ आ गया. तो ये बहुत आसान है. Q3 एज इट इज लिखा. अब Q1 का पोटेंशियल C पॉइंट पे, सिंपल 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाय R13, और इसी तरह से प्लस दूसरे का 1/4πε0 Q2 बाय R23. तो these are the two terms which are giving the work done W3. तो अभी हम इस W3, W2 और W1 को जब ऐड कर देंगे, we will have total work, and that total work is stored in the form of potential energy of these charges. ये जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करी है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है जो आपके सामने है. यही वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था. तो बहुत आसान है. Therefore U is equal to W total is equal to, ये सब ना एक्सटर्नल वर्क्स हैं जो एक्सटर्नल एजेंट करता है, जो हम कर रहे हैं. तो सीधा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं अभी, सबको ऐड करोगे ये जीरो है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, उसकी भी पता है. तो आंसर विल बी, कॉमन चीज में लिख रहा हूं 1/4πε0, और उसमें रिजल्ट हमारे पास है, एक बार आ गया Q1 Q2 अपॉन R12, फिर आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13, फिर आ जाएगा Q2 Q3 अपॉन R23. तो 3 चार्जेस की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिस इज द वर्क डन विच इज रिक्वायर्ड. नाउ लेट अस राइट इट फॉर n चार्जेस. For a system of n charges, ये हमारे पास बन जाता है U इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन. देखिए दो समेशन चलेंगी, एक चलेगी I की समेशन, एक चलेगी J की. तो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, एंड देन समेशन J इज नॉट इक्वल टू I, क्योंकि कहीं पे भी आप देख लो 1 1 2 2 3 3 ये टर्म्स नहीं है, J I के बराबर नहीं है. वैसे दो इंडिसेस चल रही हैं I और J, बट दोनों बराबर नहीं है, ठीक है. और उसके अंदर आ जाएगा QI QJ अपॉन RIJ. बट एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रखने वाली, इसमें जब आप इस समेशन को खोलोगे ना, तो 6 टर्म्स आएंगी आपके पास. 6 टर्म्स इसलिए आएंगी क्योंकि आप एक टर्म लेके चलोगे जब I1 होगा और J2 होगा, बट सेकेंड टाइम ये भी होगा कि I2 होगा J1 होगा. तो यहाँ 1 2 वाली टर्म भी आएगी, 2 1 वाली टर्म भी आएगी जब आप इस समेशन को खोलोगे, ठीक है. बट हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें 6 टर्म्स नहीं, उसमें 3 टर्म्स हैं. तो बाकी हैं बराबर. जैसे अगर मैं 1 2 Q1 Q2 अपॉन R12 लिख रहा हूँ, और दूसरी में लिख रहा हूँ Q2 Q1 अपॉन R21, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है ना. तो मुझे उस कॉन्ट्रीब्यूशन का हाफ चाहिए. तो इसलिए क्या करना है, 6 टर्म्स खुलेंगी, लेकिन अगर हम इस सारे फैक्टर को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो हमने 3 चार्जेस के लिए ऊपर लिखा है, ठीक है. तो इसका ध्यान देना है.
दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक है, इसको अब ऐसे भी लिखा जाएगा फाइनली, u इज इक्वल टू हाफ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, qi अलग कर लेते हैं यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में समेशन j is equal to 1 to n but j is not equal to i, j is equal to 1 to n but j is not equal to i। ये सब कंडीशंस हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन चाहे बाहर लिख दो चाहे अंदर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, qj अपॉन rij। ठीक है, तो दिस इज आंसर। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। और इसको फर्दर हम अगर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो दिस इज हाफ summation I is equal to 1 to n qi into, what is this? This is the potential. This is the potential due to all other charges at a point, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे V at a point pi, ठीक है, pi ऐसे। ये बेसिकली देखिए बाकी जितने भी चार्जेस हैं उन सबका पोटेंशियल है किसी पॉइंट P पे, जहां पे हम फाइनल वाले चार्ज को लेके आए हैं। तो इस एक्सप्रेशन को बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान देना ये सारी फॉर्म सेम एक्सप्रेशंस की। कभी कभी एग्जाम में ना लिखा आ जाता है कि प्रूव दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n चार्जेस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ इसी के साथ साथ अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपको पता है कि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। हमारे पास एक और टर्म होती है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसको भी समझेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये क्या होता है? बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला में बता रहा हूं आपको। देखिए मान लो हमारे पास ऐसे कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं लाइक दिस, है ना, ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस पड़े हुए हैं, तो इनके अंदर कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगी। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, ये r3 है, गिवन है, सारे चार्जेस आपको गिवन है, तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट, है ना। 3 पेयर्स बनेंगे और वही जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आप ui कैलकुलेट कर लोगे। अब आपको बोला गया कि इसमें से ना एक चार्ज को उठा के बिल्कुल ऐसे घुमा के ना यहाँ पे इसके सामने यहाँ लेके आना है, मतलब इसको ऐसे घुमा के यहाँ लेके आना है, ऐसे आपको बोला गया। तो जब आप ऐसे करेंगे तो हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी नजर आएगी? लेट अस ड्रॉ। तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी बन जाएगी, यहाँ प्लस चार्ज रहेगा q1, ऐसे डिस्टेंस वही है, यहाँ पे दूसरा चार्ज रहेगा q3 प्लस, और उसके सामने यहाँ आ जाएगा q2। ठीक है, डिस्टेंसेस विल बी डिफरेंट। ये अगर अब r1 चेंज हो गया, ये r2 था, r2 वैसे ही रहेगा, ये कुछ और डिस्टेंस r4 बन जाएगा। ठीक है, हमने उसको घुमा के ऐसे यहाँ पे रखा, सर्कल के अलोंग रखा, कैसे भी रखा, बेसिकली हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया। तो व्हेन वी डिस्टर्ब ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ uf पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पेयर 3 ही बनेंगे, एक बार ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे, फिर नेक्स्ट पेयर के लिए ये डिस्टेंस ले लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट पेयर के लिए ये, इन दोनों में डिस्टेंस ले लेंगे और हम uf लिख लेंगे। तो डेल्टा u क्या होता है? डेल्टा u इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। जितना हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे उसके बराबर होता है। ठीक है, कभी कभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से एक्सटर्नल वर्क पूछा जाता है, कभी कभी वर्क डन से डेल्टा यू पूछा जाता है। ऑल्सो अगर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल वर्क आपने लिखना है तो डेल्टा यू माइनस ऑफ इंटरनल वर्क होता है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क। एक्सटर्नल वर्क होता है जो बाहर से हम करते हैं, जैसे मैंने इस चार्ज को पकड़ा, मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स, वो मेरा काम है। बट उसी केस में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम खुद भी काम कर रही है। अगर हम पॉजिटिव वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी टाइम पे नेगेटिव वर्क कर रही होती है। ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं, कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं।